Good morning, students. Today we are discuss chapter number 5th, money. First of all, we discuss the meaning of money. So, meaning of money. So, money is a thing which is a commonly accepted and medium of exchange is called money. कोई भी वो थिंग जो कॉमनली एक्सेप्ट कर ली जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज़, उसको सभी कॉमनली एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो रुपीज़ क्या है? मनी है, क्योंकि रुपीज़ को कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि आप रुपीज़ से इंडिया के अंदर कोई भी गुड्स परचेज करना चाहो, ईजिली क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो. और अपनी कोई भी गुड्स इन मनी सेल करना चाहो तो उसे क्या कर सकते हो? मार्केट में सेल कर सकते हो. तो मनी क्या है? ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड. दैट थिंग इज कॉल्ड मनी. मनी से पहले या इन द ओल्डन डेज की बात की जाए तो पहले बार्टर सिस्टम होता था बेटा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो क्लास के अंदर. बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. गुड्स को गुड्स के साथ क्या किया जाता था? एक्सचेंज किया जाता था. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई फार्मर है, उसने क्या किया? राइस का प्रोडक्शन किया. और राइस का प्रोडक्शन करने के बाद वो राइस के बदले में क्लोथ्स या शूज़ कुछ भी वो चाहता है तो उस बी पर्सन के पास जाएगा. मान लो कि वो राइस देके क्लोथ्स लेना चाहता है या शूज़ लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा? शूज़ वाले से मिलेगा, उसे राइस देगा और बदले में क्या ले लेगा? शूज़ शूज़ उससे ले लेगा. तो यानी कि बार्टर सिस्टम में क्या किया जाता था? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. गुड्स को गुड्स के साथ क्या किया जाता था? एक्सचेंज किया जाता था. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती थी कि आप एक्सचेंज तभी कर पाते थे जब सामने वाला भी एक्सचेंज करने के लिए रेडी होता था. यानी कि डबल कोइंसाइड वांट्स का होना क्या था? ज़रूरी था. जैसे कि फार्मर ने राइस का प्रोडक्शन किया और वो क्या है, किसी क्लोथ्स वाले के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे क्लोथ दे दो. लेकिन क्लोथ वाला एग्री नहीं है उसको क्लोथ देने के लिए. वो कहता है कि मैं क्लोथ्स के बदले में मुझे तो शूज़ की रिक्वायरमेंट है, राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो फिर वो एक्सचेंज नहीं करेगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी. इसलिए क्या किया गया? मनी का इन्वेंशन किया गया. और मनी का इन्वेंशन हो जाने के बाद क्या है कि आप अपनी गुड्स को, जैसे कि फार्मर ने, अगर मान लो कि उसके पास राइस है फार्मर के पास, ठीक है, और वो राइस को क्या कर सकता है? मार्केट में सेल कर देगा. इसके बदले में उसे क्या है? मनी मिल जाएगी. और मनी से वो क्लोथ परचेज करना चाहे क्लोथ परचेज कर सकता है, शूज़ परचेज करना चाहे या कोई अदर थिंग्स परचेज करना चाहे वो उसको क्या कर सकता है? ईजिली परचेज कर सकता है. अब है हिस्ट्री ऑफ मनी. तो हिस्ट्री ऑफ मनी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनिशियल क्वाइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज ए मनी. उसके बाद एलुमेटल क्वाइंस आए, फिर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक मनी. और प्रेजेंट में अगर हम बात करें ई मनी या आपकी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र या ई बैंकिंग का या नेट बैंकिंग का यूज़ किया जाता है. तो ये क्या है? मनी की इन्वेंशन की जो हिस्ट्री है कि सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स आते हैं, फिर मेटल के कॉइन्स आते हैं, फिर पेपर मनी आती है, फिर प्लास्टिक मनी आती है. और उसके बाद आज अगर हम करंट की बात करते हैं तो ई मनी की बात करेंगे जो हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर फंक्शन ऑफ मनी कह सकते हैं इसको कि मनी का क्या यूज़ है. तो मनी को यूज़ किया जाता है स्टोर ऑफ ए वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. यानी कि मनी इज़ यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग क्या है? आज हम मनी को क्या कर सकते हैं? एज ए वैल्यू के रूप में स्टोर, यानी कि हम सेविंग कर सकते हैं और उसे बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं. अगर हम बार्टर सिस्टम की बात की जाए तो उस टाइम पे क्या था कि गुड्स को स्टोर करना क्या होता था? डिफ़िकल्ट होता था. एक्स्ट्रा प्लेस की रिक्वायरमेंट होती थी और जो गुड्स होती थी वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती थी. लेकिन मनी जो है उसको हम फ्यूचर में यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. ना तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है. तो मनी को यूज़ किया जा सकता है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. सेकेंड थिंग है इसकी मेजर ऑफ वैल्यू. तो गुड्स की जब बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स एक्सचेंज की जाती थी गुड्स के साथ, तो वहाँ पे हम
मेजर ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते थे। मेजर ऑफ वैल्यू का मीनिंग ये है कि हम नहीं कह सकते थे कि आपको कितना राइस देना पड़ेगा और उसके बदले में कितना आपको क्लोथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज मनी की टर्म में हम सभी गुड्स का क्या एंड सर्विस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट्स मीन हम सभी गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बता सकते हैं। थर्ड है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इसमें क्या है कि हम फ्यूचर की क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम अराइज होती थी कि इन फ्यूचर अगर हमें पेमेंट करनी है तो उसके बदले में हमें क्या हम कौन सी गुड्स दें, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होती हैं और मैनी गुड्स होती हैं। वो राइस लेगा, वीट लेगा, टेबल लेगा, चेयर लेगा, एनिमल्स लेगा, क्या लेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती थी। लेकिन आज हम क्या है कि मनी किसी को भी अगर देना चाहेंगे वो कॉमनली क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फ्यूचर की पेमेंट हम ईजिली कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी, ये अराइज होती थी कि अगर हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो कौन सी गुड्स की टर्म में हम पेमेंट करेंगे, राइस की टर्म में करेंगे, वीट की टर्म में करेंगे, या पल्सेस की टर्म में करेंगे, या कोई अदर गुड्स की टर्म में करेंगे। और ये डिसीजन होने के बाद कि मान लो कि हम राइस की टर्म में पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर में, तो कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, वो भी प्रॉब्लम अराइज होती थी, कितना हमें राइस उसको देना पड़ेगा। लेकिन आज मनी टर्म में पेमेंट करना क्या है, ईजी है, आप फ्यूचर में भी क्या कर सकते हो, उसकी पेमेंट कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये है कि ये सभी हम एक तरीके से कह सकते हैं मनी के क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ओविंग टू इट मल्टीप्लाइज फंक्शन, मनी हैज़ एक्वायर्ड ए वाइडर डेफिनेशन देन मेयरली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर हम मनी को डिफाइन करना चाहें तो मनी की अगर जो डेफिनेशन है, मनी से हमें पता चलता है डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। सिंपल डेफिनेशन, मनी इज, अगर आपसे ये डेफिनेशन में यूज़ करते हैं मनी की अगर डेफिनेशन पूछे डिफाइन मनी, तो मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो वो कर सकती है, यानी कि इसके जो फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट, ये सभी क्या है इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। और ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ये सभी क्या है मनी के फंक्शन भी हैं इसके अंदर। आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है, बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। यानी कि गुड्स को गुड्स के साथ क्या किया जाता था, एक्सचेंज। यहाँ पे वही एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दिया गया है कि मान लो कि आपके पास राइस है और आप उसको क्या करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो अदर गुड्स के साथ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है, इट मीन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि जिसके साथ आप एक्सचेंज करना चाहते हो वो भी क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए उसके पास कि वो राइस ले और आपको बदले में क्या दे, क्लोथ दे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हाउ डिफिकल्ट इट इज, व्हाट डू यू डू दीज डेज। आज प्रेजेंट टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बार्टर सिस्टम में होता है, जैसे आपके पास राइस है, आप क्लोथ वाले के पास जाते हो कि मुझे बदले में क्या दे दो, क्लोथ दे दो। क्लोथ वाला जो होता है वो मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैं राइस नहीं लूँगा, तो वो क्लोथ नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि दोनों पर्सन, ए और बी पर्सन दोनों एग्री हैं, तभी क्या हो सकता था, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जा सकता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब क्या है, मनी का इन्वेंशन हो गया है। अब मनी के आ जाने से क्या है, आप प्राइस को मार्केट में सेल कर दो, उससे आपको मनी मिलेगी। मनी से आप क्या कर सकते हैं, क्लोथ है, शूज़ है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हो। तो अब प्रेजेंट में क्या है, ऐसी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। तो पहले बार्टर सिस्टम में कैसी इकोनॉमी होती थी, हमारी सीसी इकोनॉमी होती थी। सीसी इकोनॉमी मीन्स क्या है, कमोडिटीज़ फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, या वही बात है कि गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फॉर्म्स ऑफ मनी, सॉरी इसमें नेक्स्ट ये है हमारी सीसी इकोनॉमी की डेफिनेशन है। तो सी स्टैंड फॉर कमोडिटीज़, यानी कि सीसी इकोनॉमी क्या है, जब कमोडिटी को कमोडिटीज़ के साथ एक्सचेंज किया जाता है उस इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, सीसी इकोनॉमी कहेंगे। फिर इसके ड्राबैक्स आते हैं बेटा। ड्राबैक्स में क्या है, आपकी जो बार्टर सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां रह गई या इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है या लिमिटेशन है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मीनिंग यही है कि दोनों एग्री होंगे, ए और बी पर्सन
तभी क्या कर सकते हैं, वो गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ये राइस लेने के लिए तैयार है तभी ये बदले में क्या देगा, उसको क्लॉथ प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं है, बी पर्सन एग्री नहीं है या इसमें से ए पर्सन एग्री नहीं है, तो एक्सचेंज नहीं हो सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों पर्सन क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, तभी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें से एक पर्सन एग्री नहीं है तो आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे कि आज अगर प्रेजेंट टाइम में किसी भी गुड्स की वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि मान लो कि आपके पास सपोज करो एक कार है, तो आप बता सकते हो कि ये कार कितने की है, उसके प्राइस बता सकते हो, मान लो कि वो 5 लाख की है। ठीक है, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे क्या है, गुड्स की जो वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, यानी कि हम नहीं बता सकते थे अंडर सच सिस्टम, यानी कि अंडर बार्टर सिस्टम यूर कार वुड बी वैल्यूड इन टर्म ऑफ हॉर्स, काउज, बफेलो, डिफरेंट कम्युनिटी। क्योंकि आप जैसे कि आपके पास कोई गुड है और आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो, तो डिफरेंट टर्म में उसको डिफाइन करोगे। जैसे आपको कि राइस है आपके पास, तो उसके बदले में कितना प्राइस बी पर्सन को दोगे कि उसके बदले में वो क्या करे, आपको शूज़ प्रोवाइड करें। फिक्स नहीं था, यानी कि अगर आपके पास 1 kg राइस है तो उसके बदले में कितने पेयर शूज़ आपको मिलेंगे या कितने मीटर क्लॉथ आपको दिया जाएगा, क्योंकि वो उनकी बार्गेनिंग पावर पे डिसीजन लिया जाता था। वो आपस में मिलके डिसाइड करते थे कि मैं आपको इतना राइस प्रोवाइड करूँगी और आप बदले में आप मुझे इतना क्लॉथ दोगे। दोनों एग्री हो जाते तो एक्सचेंज हो जाता। अगर वो नहीं, किसी को ये लगता कि नहीं मैं आपकी डील से एग्री नहीं हूँ, तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाता था। ठीक है, तो वहाँ पे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, आप नहीं बता सकते थे कि जो वैल्यू किसी गुड्स की अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो ये सिस्टम फिक्स नहीं था कि इस गुड्स के लिए आपको ये क्वांटिटी देनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास क्लॉथ है और आप क्या करना चाहते हो, शूज़ परचेज करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी कि क्लॉथ के बदले में अगर आप शूज़ लेना चाहते हैं तो आपको कितने मीटर क्लॉथ देना पड़ेगा कि उसके बदले में आपको कितने पेयर शूज़ मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होती थी, अराइज होती थी, क्योंकि वो कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, आप फिक्स नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती थी, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में भी प्रॉब्लम आती थी। वहाँ पर दीज डे यू हायर ए वर्कर एंड स्ट्राइक ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम 10,000 PM, वट डू यू डू इन बार्टर सिस्टम। जैसे आज अगर प्रेजेंट में किसी लेबर का आप यूज़ करते हो तो उसको पेमेंट फ्यूचर में भी कर सकते हो, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वुड यू डिसाइड टू पे हिम इन टर्म ऑफ टेबल्स, चेयर, राइस, व्हीट, टर्म ऑफ डग्स, चॉकलेट, यानी कि जो लेबर आप यूज़ करोगे कि उसको कितना आप राइस दोगे या कितना व्हीट दोगे, ये किस टर्म में आप पेमेंट करोगे, क्योंकि कोई कॉमन चीज़ तो थी नहीं। जैसे आज तो आप मनी की टर्म में पेमेंट कर सकते हो, उस टाइम पे क्या थी, गुड्स होती थी, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स थी। आपने वर्कर का यूज़ किया, वर्कर कहता है कि आप मुझे राइस दे देना, लेकिन आपके पास राइस है नहीं, आप कहते हैं कि मैं आपको व्हीट दूंगा, तो वहाँ पर भी क्या है, फ्यूचर पेमेंट में क्या आती थी, प्रॉब्लम अराइज होती थी। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू या सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जब सीसी इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम होता था उस टाइम पे क्या था, गुड्स को स्टोर करना भी डिफ़िकल्ट था और उनको ट्रांसफ़र करना भी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी और गुड्स जो होती थी वो हैवी होती थी, तो उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने में क्या है, प्रॉब्लम अराइज होती थी। तो ये क्या है कि ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में है आपकी फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी और फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फेट मनी मीनिंग फेट मनी रेफर टू दैट मनी इन विच इश्यूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फेट मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के इशू की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखते हो इंडिया करेंसी है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आरबीआई इशू करता है, तो ये कौन सी मनी मानी जाएगी, हमारी जो करेंसी है वो फेट मनी मानी जाएगी। यानी कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी के द्वारा जो करेंसी इशू की जाती है उसे उस कंट्री की क्या कहा जाता है, फेट मनी कहा जाता है। सेकेंड है फ्यूडिशरी मनी। तो फ्यूडिशरी मनी इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payee। ठीक है, फ्यूडिशरी मनी कौन सी मनी होती है जो एक्सेप्ट कर ली जाती है, किस बेस के ऊपर,
कि पेयर देने वाला और पेई लेने वाला दोनों में क्या है, ट्रस्ट है, उस बेस पे वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसका एग्जाम्पल जो चेक हम देते हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं होते, ये बैंकिंग सिस्टम पे हमारा जो फेथ होता है या ट्रस्ट होता है उस पे बेस पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, फिड्यूशियरी मनी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सेकेंड है इसमें फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी का मीनिंग क्या होता है बेटा, फुल बॉडीड मनी रेफर टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन्स हुज कम्युनिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड, यानी कि जिसकी कम्युनिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों क्या हों, इक्वल, कम्युनिटी वैल्यू और दूसरी क्या है इसकी मनी वैल्यू, दोनों क्या हैं, इक्वल हों। यानी कि जो कॉइन्स होते हैं ना गोल्ड या सिल्वर के, आप देखते होंगे तो जैसे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे क्या था कि सिल्वर के कॉइन्स इशू किए गए थे, तो सिल्वर के जो कॉइन्स इशू किए गए थे तो उसमें जो सिल्वर लगा हुआ था उस सिल्वर की वैल्यू और उसके ऊपर जो प्रिंट यानी कि जो वैल्यू थी उसे हम क्या कहेंगे, ये जैसे कि कोई कॉइन आपके पास और जो कॉइन सिल्वर का बना है तो वो जो सिल्वर लगा हो तो उसकी है क्या है, कम्युनिटी वैल्यू, और जो उसके ऊपर प्रिंट है यानी कि 1 2 जो भी प्रिंट है वो क्या होती है, उसकी मनी वैल्यू। तो जहाँ जिस कॉइन की कम्युनिटी वैल्यू यानी कि उसको बनाने में जो मटेरियल लगा है वो वैल्यू और उसके ऊपर जो प्रिंट वैल्यू है 1 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का, वो वैल्यू अगर दोनों इक्वल होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, फुल बॉडीड मनी कहा जाएगा। ठीक है। और थर्ड इसमें नेक्स्ट आपकी आती है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी में क्या होता है, कमोडिटी वैल्यू जो होती है, कमोडिटी वैल्यू, ठीक है, वो क्या है, लेस है किससे, मनी वैल्यू से। ठीक है, कमोडिटी वैल्यू क्या है, लेस है किससे, मनी वैल्यू से। जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम में मेटल के कॉइन्स की बात करते हैं, जो आप 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के कॉइन्स या 5 रुपीज़ का कॉइन्स या 10 रुपीज़ का कॉइन्स जो आप यूज़ करते हो, तो आप उसमें देखोगे कि जो मेटल उसमें जो लगा है, यानी कि जो उसकी मेटल या कमोडिटी वैल्यू जिसे हम कहेंगे वो क्या है, कम है, लेकिन उसके ऊपर जैसे 5 रुपीज़ है तो ये मनी वैल्यू क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। यानी कि जो मेटल है वो तो कम उसका लगा हुआ है और जो उसकी प्रिंट वैल्यू है वो क्या होती है, उसकी ज़्यादा। तो कमोडिटी वैल्यू क्रेडिट मनी इज़ दैट मनी विच कमोडिटी वैल्यू इज़ लेस देन मनी वैल्यू। नेक्स्ट है इसमें बेटा, तो आज हम यहीं तक करते हैं इसका ये चैप्टर। वैसे तो मैंने क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस चैप्टर को, फिर से मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि कुछ बच्चे एब्सेंट थे वो भी अच्छे से कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।